बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड फ़रूक हमीद साहब। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो पॉलिटिकल मंजरनामा है अब वो क्या बनता हुआ नजर आ रहा है, क्या खबरें हैं जो शहर इक़्तिदार में कुछ क्यास रही हैं, जन्म ले रही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज आपके सामने कुछ हम रखेंगे। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ज़मीर भाई, बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है, बड़ी खुशी है जी, जी। मुझे। जी, जी सर, बस थोड़ी-सी कुछ मसरूफियात थी। तो सर, सबसे पहले तो इस हवाले से थोड़ा-सा आपके साथ डिस्कशन करना बड़ा ज़रूरी है कि आपके इल्म में कि अब हुकूमत की जो है वो मुद्दत करीब जो है वो ख़त्म जो है वो हो रही है। मुद्दत जो है वो ख़त्म होने के करीब है। तो ऐसे में अब निगरान सेटअप की बातें हो रही हैं। तो सर, कौन-सी वो खुशनसीब पर्सनैलिटी है जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रही है, या कौन मुतवक्किल तौर पर हो सकता है? क्या मंज़रनामा होगा? निगरान सेटअप के हवाले से भी जो शहर इक़्तिदार में क्या असरें जन्म ले रही हैं। तो सर, क्या इन्फॉर्मेशन है? थोड़ा-सा हमारे नाज़रीन को इस हवाले से आगाह कीजिएगा सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखिए, बात ये है कि नाम तो बहुत लिए जा रहे हैं। कोई जर्नलिस्ट के नाम ले रहे हैं, कोई जनाब रिटायर्ड जज के नाम भी ले रहे हैं, और फिर ये नाम भी लिया जा रहा है कि कोई टेक्नोक्रेट हो, माहिर मईशत हो। अ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक़्त पाकिस्तान के हालात हैं मईशत के, और अगले 3 महीने बहुत क्रिटिकल हैं, क्योंकि आईएमएफ का जो प्रोग्राम हमने साइन किया है, उसमें जो अगला रिव्यू है वो नवंबर में होना है, और अगली इंस्टॉलमेंट भी केयर टेकर गवर्नमेंट को ही के दौर में ही मिलनी है। तो लिहाजा केयर टेकर गवर्नमेंट में अगर एक कोई ना तजुर्बाकार को मीडिया टाइप का आदमी अगर वो आ जाता है, तो मेरा ख्याल है वो मुल्क के लिए ठीक नहीं होगा। बेहतर ये है कि एक जिस तरह नाम लिया जा रहा है कि माहिर वो मईशत हो, जो कि पाकिस्तान की मईशत को संभाल सके अगले 3-4 महीने में, ताकि एक स्मूथ ट्रांजिशन हो, एक स्मूथ चेंज ओवर हो अपना केयर टेकर से, और उसके बाद जो गवर्नमेंट इलेक्ट होगी अक्टूबर नवंबर में जब भी इलेक्शन होते हैं। तो उसलिए नाम तो दो के बड़े सामने आ रहे हैं। अपना हमारे मोहतरम हफीज शेख साहब हैं, वो आपको पता है कि वो पीपल्स पार्टी के दौर में फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं। वो अपना पीटीआई की गवर्नमेंट है उसमें भी वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं। तो उनका अपने एक बिल्कुल उनका अपना एक मकाम है, उनकी एक अपनी एक्सेप्टेबिलिटी है, और लोग मानते हैं कि वो एक काबिल अपना मईशत को संभाल लेंगे वो। और दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि जो पिछले गवर्नमेंट के दौर में जो हमारे गवर्नर स्टेट बैंक थे रजा बाकिर साहब, उनका भी नाम लिया जा रहा है। और रजा बाकिर साहब आपको पता है वो भी वर्ल्ड बैंक आईएमएफ टाइप आदमी है, जैसा हफीज शेख साहब, इन सब लोगों की वो बैकग्राउंड है। और रजा बाकिर जी साहब सर, ने ये दोनों लोग जो हैं, ये दोनों तो इमरान खान की टीम में थे सर, रजा जी, बाकिर साहब आपकी और बात नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन देखने में ये आता है, सुनने में भी ये आता है कि जो पीपल्स पार्टी है वो अपना हफीज शेख साहब को भी वो पसंद करती रही, क्योंकि उनके दौर में तो उन्होंने कई साल वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे, और मेरा ख्याल हफीज शेख साहब का ताल्लुक जो है वो भी सिंध से है। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू तो सर, आपको क्या एक्सेप्टेबिलिटी है। लग रहा है सर, आपकी असेसमेंट क्या है या आपकी खबर क्या है कि फेवरेट कौन है सर? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर मईशत हमारी प्रायोरिटी है, जो कि होनी चाहिए इस वक्त, तो बिल्कुल उस वक्त एक टेक्नोक्रेट जो है वही उनको ही आना चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है। चाहे बेशक रजा बाकिर साहब हो, चाहे बेशक वो अपना हफीज शेख साहब हो, या कोई और टेक्नोक्रेट जिनका भी हमें हमारे सामने नहीं कोई सर, नाम इन अभी दोनों आए में से नहीं। अगर हम देखें, हफीज शेख और रजा बाकर की बात करें, तो इन दोनों में से आपको फेवरेट कौन लग रहा है कि कौन हो सकता है सर? ये कहना बड़ा मुश्किल है, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि रजा बाकिर साहब गवर्नर स्टेट बैंक थे, और वो पीटीआई के दौर में, और उस वक्त में आपको मालूम है कि पाकिस्तान की मईशत 6.1% तक गई थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर उसी दौर में वो भी थे अपना हफीज शेख साहब। तो उनके बाद में आपको पता, जाने के बाद फिर वो आगे अपना मैं भी उनके ज़हन से नाम निकल रहा शौकत है, तरीन सर, शौकत तरीन साहब। लेकिन क्योंकि शौकत तरीन साहब ज़ाहिर बात है पीपल पार्टी के पीटीआई के वो सेनेटर हैं, और सेनेटर। जिस तरह आजकल पीटीआई ज़ेर आताब है, हालात आप देख रहे हैं पीटीआई के क्या हैं, तो वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सो दूसरा ये कि मीडिया में जो नाम लिए जा रहे हैं, कोई अपना हमारे नासिर मोहतरम खोसा का भी आ रहा है, बिल्कुल हाँ।
जी हाँ, नहीं देखें, नासिर खोसा साहब ठीक है, वो एक पुराने एक ब्यूरोक्रेट है, लेकिन मेरा ख्याल है उनको बहुत जगह आज़माया गया है। अच्छा अब सर जी, कुछ एक और चीज़ जो है, आप उसके हवाले से थोड़ा-सा लाज़मी हमारे व्यूअर्स को इस हवाले से अपने तज़किये से आगाह करें कि खबरें कुछ आ रही हैं, मौलाना साहब बड़े नाराज़ हैं कि जी 2 बंदे बैठते हैं दुबई में, वो एक बड़े जो है फ़ैसला वो कर लेते हैं, मुझसे मुशावरत नहीं की जाती। कुछ खबरें कल से ये भी जा रही हैं कि जो केयर टेकर निगरान वज़ीर-ए-आज़म है, उसके लिए जो नाम तो उस पे इत्तेफ़ाक हो गया है, लेकिन वो डिस्क्लोज़ नहीं किया जाएगा, यानी कि ज़रदारी और नवाज़ शरीफ उस पे मुत्तफ़िक हैं दोनों, तो जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म होगा। साथ आज मैं ये सुन रहा था कि जनरल नईम खालिद लोधी साहब, जो कि आपको पता है कि बड़े असर व रसूख उनके हैं और बड़े वेल कनेक्टेड होते हैं, वो ये कह रहे थे कि जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म होगा, वो तीनों का उस पे इत्तेफ़ाक होगा। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप जोड़ें तो फिर आपको क्या लग रहा है सर? नहीं, पहली बात तो ये है कि बिल्कुल फजलुर रहमान साहब ने एतराज़ किया, उनका एतराज़ जायज़ था क्योंकि वो पीडीएम के हेड हैं और मैं समझता हूँ कि उनको भी उस बातचीत में शामिल करना चाहिए था जो दुबई में हुए, तो उन्होंने फिर अपना आपने देखा एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया और फिर ये भी सुनने में आया कि नवाज शरीफ साहब से भी उनकी मुलाकात हुई, फिर उनको पीडीएम की टॉप लीडरशिप ने, पीएमएलएन वालों ने उनको मना लिया। तो वो तो मान जाएँगे, लेकिन ये बात सही है कि 3 ये जो पीडीएम के हेड्स हैं, बिल्कुल, और फिर उसमें आप उनको भी ले लें चलें, जो भी उनकी हैसियत है, आफ्टर वो भी तो है ना लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राजा रियाज साहब, ठीक है ना सर जी? वो हैं चलें कहाँ पे उनको भी, वैसे, मुझे तो हम तो वो ढूँढ रहे वो हैं सर जी, जिधर वो भी, हैं कहाँ पे? नहीं वो जिधर भी है, लेकिन जो फाइनल जो है ना वो आप देखेंगे कि यही आएगा सामने कि जनाब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस जो हैं, उनके माबैन भी जनाब फैसला हो गया इत्तेफ़ाक कि हो गया। ये शख्स होंगे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, देखें, इस वक़्त जो मुल्क में हालात हैं, मैं समझता हूँ इस तरह होना भी चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो केयर टेकर वज़ीर-ए-आज़म आएँगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे, हमारी एस्टैब्लिशमेंट जो है उनके उनके लिए भी उनकी कबूलियत होनी चाहिए। उसकी क्यों वजह है? उसकी वजह ये है कि जब यहाँ तक बात हो गई है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं कि जी आर्मी चीफ जो है उन्होंने खास उनको मुबारकबाद दी, उनका खास उनका नाम लिया आर्मी चीफ का कि ये जो पैसे आए हैं, सऊदी अरेबिया से जो पैसे आए हैं, जो इमदाद आई है, और ओवरऑल ये आईएमएफ के मामलात में इसमें आर्मी चीफ का एक बड़ा रोल है, उन्होंने उनको बड़ा खराज तहसीन पेश किया है। एक तो ये बात, और दूसरा फैक्टर ये कि अब आप देखें कि वो जो इन्वेस्टमेंट वाले मामलात हैं, कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के साथ जो ऐसे इदारे जिनको आउटसोर्स करना है, चाहे आपके एयरपोर्ट्स हो जाएं या कराची के पोर्ट के कुछ हिस्से, जिस तरह भी हुआ है फैसला, तो उसमें आपको मालूम है कि वो जो कमेटी है, वो मेरे ख्याल अब जो भी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आएंगे वो उसको हेड करेंगे, ठीक है ना जी? वो सिलसिला रुक तो नहीं जाएगा ना, वो सिलसिला तो चलता रहेगा। तो जिसमें आर्मी चीफ भी उस एपेक्स कमेटी भी शामिल है। सो मैं ये समझता हूँ कि जो भी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हो, बिल्कुल वो उनकी कबूलियत जो है और उनका ऑन बोर्ड होना विद द आर्मी, वो भी अच्छा ज़रूरी है। अच्छा सर जी, दूसरा ये बताएँ कि कुछ बातें जो हो रही हैं कि निगरान सेटअप अगर आ भी जाता है, तो ये मोहसिन नकवी टाइप निगरान सेटअप तो नहीं होगा कि जो कुछ पंजाब में हो रहा है, वही फिर वफाक में होता रहेगा। तो दूसरी साइड ये भी बता दें कि ये जो निगरान सेटअप होगा, तो कुछ बातें हो रही हैं कि मार्च और अप्रैल में जाकर इंतखाबात की। तो इसमें भी कोई ये चीज़ें ये प्लान बनाया जा रहा है कि इसको थोड़ा-सा लंबा किया जाए और इंतखाबात जो हैं वो मार्च और अप्रैल में जाके करवाया जाए। तो ये भी कोई सर बात हो रही है, अंडर डिस्कशन है सर? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि ये बातें तो सामने आई हैं कि विद इन द पीडीएम एक डिवीज़न है या थी, ये शायद अब ख़त्म हो गई, कि जिसमें पीपल्स पार्टी इज़ वेरी क्लियर कि जनाब जो आइन में मुद्दत दी गई है, उस दिन असेंबली ख़त्म होनी चाहिए और फिर उसके 60 दिनों में इलेक्शन होनी चाहिए, जो आइन कहता है। और अगर आप 2-3 दिन पहले कर दें, तो फिर वो 90 दिन पे आपको जाना पड़ेगा, ठीक है ना जी? तो उसपे पीपल पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू ये है, देखें, कि हर हालत में टेन्योर पूरा करें और उसके मुताबिक हो, बिल्कुल बुक के मुताबिक। हालाँकि आपस की बात है, मुझे अफ़सोस से कहना पड़ता है कि ठीक है, अभी तो ये आइन को अल्लाह करे ये फ़ॉलो करें बुक के मुताबिक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी फ़ॉलो नहीं किया गया। वो 14 मई के जो पंजाब के इंतखाबात थे, केपीके में इंतखाबात पे बात ही नहीं हुई, वहाँ पे कोalition गवर्नमेंट वही केयरटेकर गवर्नमेंट वही चल रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ और हम सब उम्मीद करते हैं कि आइन के मुताबिक फैसला जो है वो होगा। और जहाँ आप, लेकिन जो आप ये बात कर रहे हैं डिले की, देखिए पाकिस्तान की सियासत में कोई चीज़ हरफ़ आखिर नहीं है। मिसाल के तौर पे इनके वज़रा ने, पीडीएम के वज़रा ने कई मर्तबा कहा है
کہ جناب وہ آئین میں کوئی نہ کوئی پروویژن آ جاتی ہے کہ اگر کوئی ایمرجنسی ہو جائے, کوئی ایسی صورتحال ہو جائے تو الیکشن جو ہے وہ آگے چند ماہ پوسٹ پون آگے ڈیلے کیے جا سکتے ہیں. لیکن اب کیونکہ وہ آئی این ایف ایگریمنٹ کے بعد وہ معاشی ایمرجنسی والی صورتحال تو نظر نہیں آ رہی کہ اللہ نہ کرے کہ ملک بس ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ. جو آپ سر جو ریزن ہوتی ہے وہ ریزن تو تلاش کر لی جاتی ہے. پہلے معاشی ایمرجنسی تھی, اب بات ہو رہی ہے مردم شماری کی, کوئی نہ کوئی پھر اس میں نقطہ تو نکال لیا جاتا ہے. آپ کی نہیں آپ کی بات صحیح ہے, کل مردم شماری والی یہ بات بھی آئی ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ ہم آئین کے مطابق چلیں, آئین کو اپہولڈ کریں, رول آف لا قانون کو اپہولڈ کریں, اور جمہوریت کے جو اصول ہیں ان کو اپہولڈ کریں, ان کے مطابق چلیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر تو پھر وہی بات ہے نا کہ دیکھیں ہماری سیاست غیر یقینی ہے, کل کو ہو بھی سکتا ہے کہ کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہو جائے جو ابھی میرے اور آپ کے ذہن میں نہیں ہے, لیکن سڈنلی ایسی صورتحال ڈیولپ ہو جائے, کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ کچھ اور اس قسم کے معاملات کرے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں یہ وقت پہ پتہ لگے گا. پہلی چیز نظر آنے جس کا میں انتظار کر رہا ہوں, جس کا ساری قوم انتظار کر رہی ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان الیکشن کی کیا ڈیٹ اناؤنس کرتی ہے, اور یہ گورنمنٹ پورے 12-13 کی رات کو ختم ہوتی ہے ٹینیور, یا اس سے کوئی 3 دن پہلے, تو پھر وہ 60 دن اور 90 دن والی بات آ جائے گی. اور آپ کو پتا ہے آئین میں امینڈمنٹ ہوگی. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان آپ کو فائنل ان کے پاس ہے فیصلہ کہ الیکشن کی ڈیٹ کیا ہوگی. تو یہ پوائنٹ میرا یہ ہے کہ پہلی چیز ہمیں اس وقت یقین ہو جائے گا کہ واقعی پاکستان میں الیکشن ہو رہے ہیں اکتوبر نومبر میں, جب الیکشن کمیشن آف پاکستان واضح طور پر اس کا اعلان کرے گا. ویسے تو کچھ انڈیکیٹر تو آ رہے ہیں کہ وہ اپنی تمام انہوں نے یہ جو آر اوز, ڈی آر اوز, ایس آر اوز, یہ تمام جو محکمہ اسٹاف ہے الیکشن کا, ان کی ٹریننگ جو ہے غالباً وہ بھی شروع ہو گئی ہے, اور بیلٹ پیپر کی چھپائی خیر وہ تو ابھی شروع نہیں ہوئی ہے, لیکن الیکشن سمبلز کی پارٹیز کے الیکشن سمبلز کے بارے میں میرا خیال ہے وہ بھی اگلے ہفتے جو ہے انہوں نے اپلیکیشنیں دائر کرنی ہے. تو کچھ انڈیکیٹرز ہیں, لیکن بات وہی ہے حتمی فیصلہ جب ہوگا ہمارے سامنے آئے گا, پبلک ہوگا, وہ علیحدہ بات ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ جناب ہم 12-13 کو اپنی جو ہے وہ ٹائم پہ کیئر ٹیکر کو ہینڈ اوور کر دیں گے. تو مجھے کچھ لگ رہا ہے اوور آل کہ ہم الیکشن کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں.